नगारो के एक्विजिशन से पर्सिस्टेंट सिस्टम्स इंडिया की 7th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन सकती है, लेकिन मार्केट्स इस एक्विजिशन अनाउंसमेंट से क्यों खुश नहीं है? दिल्ली ने ईवी ट्रांजिशन की तरफ बड़े पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं। क्या इसका इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री पे इंपैक्ट हो सकता है? और फाइनली, आप जैसे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर ग्लोबली एल्यूमिनियम प्राइसेस और इंडिया में एल्यूमिनियम कंपनी के प्राइसेस फ्री फॉल में क्यों है? क्या एल्यूमिनियम कमोडिटी को इवैल्यूएट करते टाइम इन्वेस्टर्स कुछ मिस कर रहे हैं? फाइनली, अडानी पोर्ट्स ने अपने ही एक पोर्ट का एक लगभग आधा हिस्सा बेच दिया, लेकिन बायर कोई ऑर्डिनरी इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। इस डील की डिटेल वीडियो के एंड में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम उन न्यूज को डीकोड करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। अगर आप हर सुबह ऐसे डेटा बैक्ड स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में पुणे बेस्ड पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने जर्मनी की डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी नगारो को एक्वायर करने के लिए पब्लिक टेकओवर ऑफर लॉन्च किया है। ये डील इंडियन आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी ओवरसीज एक्विजिशन डील्स में से एक होगी और पर्सिस्टेंट को ये डील इंडिया की 7th लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी भी बना सकती है। डील के बाद कंबाइंड कंपनी का एनुअल रन रेट लगभग $2.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा और वर्कफोर्स 46,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज की होगी, जो 40 से ज्यादा कंट्रीज में काम करेंगे। यूरोप, जो कि आज पर्सिस्टेंट के रेवेन्यू का सिर्फ 9% कंट्रीब्यूट करता है, डील के बाद लगभग 22% तक पहुंच सकता है। नॉर्थ अमेरिका फिर भी कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट रहेगा। तो अपेरेंटली देखने में ये डील काफी अच्छी लगती है, लेकिन मार्केट का ओपिनियन अलग है। डील अनाउंस होने के बाद पर्सिस्टेंट के शेयर्स में प्रेशर देखने को मिला और इसका प्राइम रीजन नगारो के एक्विजिशन के लिए पे किया हुआ प्राइस है। पर्सिस्टेंट ने नगारो के शेयर होल्डर्स को 81 यूरो पर शेयर ऑफर किया है। ये नगारो के अनाउंसमेंट से पहले के शेयर प्राइस के कंपैरिजन में लगभग 140% प्रीमियम है। नगारो का रीसेंट ग्रोथ भी पर्सिस्टेंट के कंपैरिजन में काफी स्लो रहा है और नगारो के मार्जिन्स भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो एक्विजिशन के बाद कंबाइंड कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी वीकन होती है तो वैल्यूएशन मल्टीपल पर भी प्रेशर आ सकता है। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है कि नगारो स्ट्रेटेजिक और कल्चरल दोनों एंगल से स्ट्रॉन्ग फिट है। एंड हियर्स द थिंग, ये डील सिर्फ एक कंपनी की एक्विजिशन स्टोरी नहीं है, ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा भी है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की मिड साइज्ड आईटी कंपनीज अपने लार्ज कैप पेयर्स से फास्टर ग्रो कर रही हैं और FY27 में एनालिस्ट को यह लग रहा है कि पहली बार सेंचुरी की शुरुआत के बाद मिड कैप आईटी फर्म्स इंक्रीमेंटल बिजनेस एडिशन के मामले में भी लार्ज आईटी कंपनीज को चैलेंज कर सकती हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन एक्विजिशंस है। कोफोर्ज ने रिसेंटली एनकोरा को एक्वायर किया। एम्फेसिस ने कनाडा की थ्योरी एंड प्रैक्टिस बिजनेस इंटेलिजेंस को खरीदा। हेक्सावेयर ने यूके की कंसल्टिंग कंपनी को एक्वायर किया और अब पर्सिस्टेंट नगारो के साथ है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एआई के एरा में सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ का वेट करना काफी नहीं है। स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और एक्विजिशंस कंपनीज को नए क्लाइंट्स देते हैं, नए जियोग्राफीज देते हैं और नए कैपेबिलिटीज एक ही डील में दे देते हैं। तो एक्विजिशन के बाद नियर टर्म में पर्सिस्टेंट का रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों प्रेशर में रह सकता है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लॉन्ग टर्म में पर्सिस्टेंट इस डील से कैसे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। तो बताइए, आपके हिसाब से एआई के एरा में ऑर्गेनिक ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक्विजिशंस? टेल मी इन द कमेंट्स। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की बात हो रही है तो अब हम चलते हैं एक और इंडस्ट्री की तरफ जहां पर डिसरप्शन ला रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिल्ली ने इंडिया के ईवी ट्रांजिशन को एक बहुत बड़ा पुश दे दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगले 2 सालों में सिटी में नए पेट्रोल और डीजल 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन फेज वाइज बंद कर दी जाएगी। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रही है और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और N1 कैटेगरी के लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की ही फ्रेश रजिस्ट्रेशंस होंगी और 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल या डीजल 2 व्हीलर्स रजिस्टर ही नहीं किए जा सकेंगे। और ये पॉलिसी सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स तक लिमिटेड नहीं है, स्कूल ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स के लिए भी मैंडेटरी इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट्स रखे गए हैं। पॉलिसी के 2 साल के अंदर स्कूल्स को अपनी कम से कम 10% बसेस इलेक्ट्रिक करनी होंगी और तीसरे साल तक यह शेयर बढ़कर 30% हो जाएगा। ये शिफ्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में अब तक ईवी अडॉप्शन को लार्जली इंसेंटिव्स के थ्रू एनकरेज किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली का ये नया मॉडल इंसेंटिव्स के साथ साथ फेज्ड मैंडेट्स भी इंट्रोड्यूस करता है। पॉलिसी में बायर्स के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी कंटिन्यू रहेंगे। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर पहले साल 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो अगले 2 सालों में ग्रेजुअली 20,000 और फिर 10,000 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए इंसेंटिव पहले साल 50,000 रुपए, दूसरे साल 40,000 रुपए और तीसरे साल 30,000 रुपए होगा।
इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के बायर्स को पहले साल 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार्स को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस से 100% एग्जेम्पशन मिलती रहेगी। इस अनाउंसमेंट ने ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज को सरप्राइज कर दिया है। आज भी इंडिया के मोस्ट 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की मेजॉरिटी सेल्स पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ही आती है। बट ऐसे पॉलिसी से कंपनीज को अपनी ईवी लॉन्च टाइमलाइंस, मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेलरेट करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। दिल्ली में अगले कुछ सालों में लगभग 32,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। सो व्हाट डज दिस चेंज फॉर इंडियाज ऑटो इंडस्ट्री? देखिए, अभी दिल्ली का कंट्रीब्यूशन इंडिया के टोटल 2 व्हीलर रजिस्ट्रेशंस में सिर्फ लगभग 2% है। बट इंडस्ट्री का कंसर्न दिल्ली का मार्केट साइज नहीं, बट सिग्नलिंग इफेक्ट है। अगर दूसरे बड़े स्टेट्स फ्यूचर में सिमिलर पॉलिसीज को लेकर आते हैं तो इंडिया का ईवी ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से काफी फास्टर हो सकता है। इसीलिए ऑटो सेक्टर के लिए यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2.0 सिर्फ एक स्टेट लेवल इनिशिएटिव बनकर रह जाती है या फिर ये टाइम के साथ इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नेशनल टेम्पलेट बनता है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली का मॉडल बाकी स्टेट्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए? बताइए कमेंट्स में। ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से एल्युमिनियम डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम कंपनीज के स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं? चलिए समझते हैं। ये स्टोरी 29 जून के वीडियो पर किए गए आपके कमेंट्स के रिक्वेस्ट पर है। एल्युमिनियम प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेटल स्टॉक्स पर भी दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को, नाल्को और रिसेंटली लिस्टेड वेदांता एल्युमिनियम जैसे स्टॉक्स प्रेशर में है। लेकिन अब एक ब्रोकरेज ने इस सेक्टर को लेकर और भी अग्रेसिव वार्निंग दे दी है। इनक्रेड की एडवाइस के हिसाब से इन्वेस्टर्स को अब एल्युमिनियम स्टॉक्स से एग्जिट कर लेना चाहिए। ब्रोकरेज का यह मानना है कि कुछ एल्युमिनियम कंपनीज में अभी भी 30 से 40% तक डाउनसाइड का रिस्क हो सकता है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर इतना बेरिश व्यू किस वजह से है? इनक्रेड का कहना है कि मार्केट एल्युमिनियम को गलत पर्सपेक्टिव से देख रहा है। अक्सर इन्वेस्टर्स प्राइमरी एल्युमिनियम प्रोडक्शन को ही सप्लाई का मेन इंडिकेटर मान लेते हैं। मतलब अगर नए एल्युमिनियम का प्रोडक्शन लिमिटेड है तो प्राइसेस बढ़ने चाहिए। लेकिन एल्युमिनियम की स्टोरी क्रूड ऑयल या फिर कोल जैसी नहीं होती है। ऑयल और कोल कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम एक सर्कुलर मेटल है। इसका मतलब है कि एक बार एल्युमिनियम प्रोड्यूस हो गया तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया में लगभग 1.5 बिलियन टन्स एल्युमिनियम ऑलरेडी ग्राउंड पर अवेलेबल है और एस्टिमेट ये भी है कि जितना एल्युमिनियम हिस्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है उसका करीब 80% आज भी यूजेबल फॉर्म में मौजूद है। इसीलिए एल्युमिनियम मार्केट में सिर्फ नए प्रोडक्शन को देखना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि कितना स्क्रैप कलेक्ट हो रहा है, कितनी रीसाइक्लिंग कैपेसिटी है और रीसाइकिल्ड एल्युमिनियम कितनी तेजी से सप्लाई चेन में वापस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना प्राइमरी एल्युमिनियम प्रोडक्शन के पॉलिसी कैप के काफी करीब पहुंच चुका है, लेकिन चाइना रीसाइकिल्ड एल्युमिनियम का यूज अग्रेसिवली बढ़ा भी रहा है। यानी प्राइमरी सप्लाई की जो अपैरेंट शॉर्टेज दिखाई देती है उसका काफी हिस्सा रीसाइकिल्ड एल्युमिनियम से कवर हो जाता है। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से ब्रोकरेज को यह लगता है कि एल्युमिनियम कंपनीज की करंट वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं होती हैं। मार्केट रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही रहा है। पिछले एक महीने में कुछ एल्युमिनियम स्टॉक्स 15 to 16% तक गिर चुके हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ये एक ब्रोकरेज का व्यू है। मार्केट में हमेशा अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कुछ एनालिस्ट लॉन्ग टर्म डिमांड ड्राइवर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को एल्युमिनियम के लिए पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ मेटल प्राइसेस ही नहीं बल्कि रीसाइक्लिंग ट्रेंड्स और कंपनी वैल्यूएशंस को क्लोजली रिव्यू करना इंपॉर्टेंट होगा। वैसे अगर आपको चूज करना हो हिंडाल्को, नाल्को या वेदांता एल्युमिनियम, आप किस पर बेट लगाएंगे? अब ट्रेंडिंग न्यूज, अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने अपने केरला के विडिनियम पोर्ट में 49% स्टेक स्विट्जरलैंड की शिपिंग जायंट एमएससी की सब्सिडरी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को $1.4 बिलियन में बेचने का अग्रीमेंट किया है। इस डील से पूरे पोर्ट की वैल्यूएशन लगभग $2.85 बिलियन बनती है और इसे इंडिया के पोर्ट सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि अडानी कंट्रोल नहीं छोड़ा है। 49% स्टेक बेचने के बाद भी कंपनी मेजॉरिटी ओनर बनी रहेगी, जबकि एमएससी अपने ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क और कार्गो वॉल्यूम्स को विडिनियम की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। यानी अडानी को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि गारंटी ट्रैफिक और फास्टर स्केल अप का भी बेनिफिट मिल सकता है। इफ यू वांट टू नो कि क्यों हर साल इंडिया का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोर्ट बिजनेस कोलंबो और सिंगापुर के पास चला जाता है और विडिनियम क्या फाइनली इसे चेंज कर पाएगा, देन कमेंट कीजिए पोर्ट एंड वी विल ब्रिंग दैट स्टोरी टू यू हियर इन मार्केट्स टुडे। क्या आपको लगता है इंडिया का अगला बिग ट्रांसफॉर्मेशन एआई होगा, ईवीज होंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर?
AI, EV या पोर्ट में से एक कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.